हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का फुल वन शॉट रिवीजन कर लेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप लोगों को आसानी हो। मैं कोशिश कर रही हूँ हर रोज एक एक चैप्टर आप लोगों तक पहुंचाने की। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के चैप्टर में, बुक में ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा बाकी के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट आप तक पहुंच चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना, ये समझ लो, इसको अच्छे तरीके से अगर समझ लिया तो बहुत सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, बाकी के चैप्टर्स, उसकी फंक्शनिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब ये वाला चैप्टर आपके अगले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा जब हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम लोगों का जो पूरा बॉडी का फंक्शन है, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है हमारा न्यूरल मैकेनिज्म, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के साथ जब केमिकल सिस्टम भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग हो पाती है हमारे पूरे बॉडी में हर एक तरह के फिजियोलॉजिकल फंक्शन की। इसीलिए हम लोग इसे फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरे फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है और हमें पता है कि हर एक फंक्शन, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो, व्हाटएवर सिस्टम इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, वो सब आपस में एक इंटीग्रेटेड मैनर में ही वर्क करते हैं। अगर आप मतलब मान लो कोई बहुत ही टेस्टी सा फूड आपको दिख रहा है, आपका फेवरेट पानी पूरी आपको दिख गया, तो ऑटोमेटिकली आप सलाइवेट करने लगोगे, आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन आएगा, जिसको हम कहते हैं कि इसको देख के मुंह में पानी आ गया, है ना। तो ये कैसे हुआ? आपके जो आईज में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उसने उस इम्पल्स को रिसीव किया और फिर वो सीधा आपके न्यूरल मैकेनिज्म तक गया, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग हुई और फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके सीएनएस ने सिग्नल दिया कि इस तरह के ग्लैंड सेल्स पर एक्ट करो और फिर वो सलाइवा सिक्रीट करेगा। सलाइवा का सिक्रीशन ये आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा बॉडी कुछ भी अगर काम कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग, आपके पूरे नर्वस सिस्टम से ही कोऑर्डिनेट करके कर रहा है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगी या फिर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ गई, कोई भी डिसऑर्डर आ गया, तो कोई भी फंक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीटली परफेक्टली नहीं पूरा किया जा सकता है। तो बेटा आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नर्वस या न्यूरल सिस्टम से। एक सेकेंड, ओके चलो। तो न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है हमारे बॉडी के एक्टिविटीज को, कंडक्ट करता है और इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, और हमारे बॉडी में जितने भी स्टिमुलस रिसीव होते हैं उसका रिस्पॉन्ड भी करना इसका काम है। किसका? नर्वस सिस्टम का। क्या क्या काम है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना बॉडी की एक्टिविटीज को। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे कौन कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज करके मैं आपको समझाऊंगी, किस तरीके का मेरा पूरा ओवरऑल बॉडी का जेस्चर होगा, ये सारी चीजें मेरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। मुझे आप जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो सारी चीजें मुझे पहले से रिटेन्ड है मेरे दिमाग में, मुझे पहले से समझा हुआ है, पहले से याद है, इसीलिए आई एम एबल to make you all understand, right? तो ये सब कुछ हमारा न्यूरल सिस्टम ही कोऑर्डिनेट करता है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि मैं एक टीचर हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नर्वस सिस्टम का काम है। अब मेरा नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि मैं जो चीज़ समझ चुकी हूँ उसे आपको एफिशिएंटली समझा सकूँ, तो ये मेरे नर्वस सिस्टम का ही टोटली काम है। ठीक है, ये इंक्लूड करता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। क्या इंक्लूड करेगा? हमारा नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इंक्लूड करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसे न्यूरॉन्स बोला जाता है। न्यूरॉन्स क्या है बेटा जी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, नर्व्स नहीं होंगे तो हमारा न्यूरल सिस्टम भी सही से काम नहीं करेगा। चलो आगे चलो। नाउ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। 3 पार्ट्स होते हैं, बेसिक 3 पार्ट से बना हुआ होता है हमारा नर्व्स या फिर न्यूरॉन। और पहला पार्ट होता है सेल बॉडी जिसे हम साइटोन कहते हैं। किसी भी तरह का वो चाहे सेल हो, कोई भी सेल हो, सेल में साइटोप्लाज्म या सेल बॉडी तो प्रेजेंट होती है ना, वैसे ही हमारा नर्व सेल है। एंड एक और फैक्ट की बात मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो न्यूरॉन है, हमारा जो नर्व सेल है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, लार्जेस्ट मत कहो, लार्जेस्ट तो फीमेल का ओवा होती है, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी में वो नर्व सेल होती है। फिर आ जाता है बच्चों डेंड्रॉन और फिर आ जाता है एक्सॉन। 3 बेसिक पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं हमारे न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। यहाँ पर आपका न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसे लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग सारे ही सेल से सबसे ज्यादा है। सेल बॉडी यानी कि साइटोन कंटेन करता है साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स और निसल ग्रैन्यूल्स यानी कि ग्रैन्युलर बॉडीज। ठीक है, ये जो है ये पूरा का पूरा बॉडी जो है दिस इज सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर है न्यूक्लियस, दीज आर द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हो साइटोन के अंदर वो है निसल ग्रैन्यूल्स। आगे देखो डेंड्रॉन क्या होता है। इट इज अ शॉर्ट फाइबर जो प्रोजेक्ट आउट करते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से प्रोजेक्ट आउट करने वाली जो शॉर्ट फाइबर्स होती हैं उसे डेंड्रॉन बोला जाता है। और ये रिसीवर भी होता है इम्पल्स का। जो सब ब्रांचेस होते हैं डेंड्रॉन के उसे डेंड्राइट्स बोला जाता है। सब ब्रांचेस जैसे ये वाला पार्ट है, ये है, ये है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको डेंड्राइट बोला जाएगा। डेंड्राइट क्या करता है? रिसीव करता है इम्पल्स को इनसाइड द न्यूरॉन। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। और इसको हम रिसीवर भी बोल सकते हैं, रिसीवर ऑफ द इम्पल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख लो रिसीवर ऑफ द इम्पल्स। डन। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन में जिसको हम एक्सॉन कहेंगे। और एक्सॉन के अलावा हम इसे नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं। इट इज अ लॉन्ग फाइबर जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर लेकर जा रही होती है। सेल बॉडी से इम्पल्सेस को दूर लेकर जा रही होती है कौन? एक्सॉन या फिर एक्सॉन का नर्व फाइबर। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोनाइट। जो एक्सोनाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द ब्रांचिंग्स। ठीक है, एक्सॉन की जो ब्रांचिंग्स होती है उसे एक्सोनाइट बोला जाता है। हर एक एक्सोनाइट का जो एंडिंग है ना, जो टर्मिनल पॉइंट है, वहां पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये देखो, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल टर्मिनल एंड पर देखने को मिल रहा है, दिस इज नोन एज सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है। एक्सॉन के टर्मिनल में बिल्कुल एंडिंग में पाया जाता है सिनेप्टिक नॉब। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बल्ब लाइक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिसे सिनेप्टिक वेसिकल बोला जाता है। सिनेप्टिक वेसिकल कंटेन करते हैं कुछ केमिकल्स दैट आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अभी न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में भी हम लोग आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। चलिए, कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं या फिर नर्व सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन होगा और 2 या 2 से ज्यादा डेंड्रॉन होंगे। ठीक है, और ये ज्यादातर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें एक ही एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्रॉन होता है, हमारे आई के रेटिना में पाया जाता है।
फिर आ जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें सिर्फ एक्सॉन ही पाए जाते हैं और ये यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है तो ये वैनिश हो जाता है, डिसअपियर कर जाता है। ठीक है, चलो नाउ टाइप्स ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के भी टाइप्स होंगे, एक होगा माइलिनेटेड एक्सॉन और एक होगा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। क्या डिफरेंस है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में? माइलिन शीथ जिसमें प्रेजेंट होगी वो होगा माइलिनेटेड एक्सॉन, और वो क्या है? एनवेलप है श्वान सेल्स का। क्या है बच्चों? जो भी एक्सॉन चारों तरफ से, दोनों साइड से एनवेलप्ड या फिर कवर्ड होता है श्वान सेल से, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। ऐसे एक्सॉन को या ऐसे सेल को, ऐसे नर्व फाइबर को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन या माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। इट इज फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। माइंड इट, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन नहीं कह रही हूं मैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व्स हमारी पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फैलते हैं, या फिर क्रेनियम से निकलने वाले जो सारे नर्व्स हमारे पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फैले हुए होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। उनमें पाए जाते हैं माइलिनेटेड नर्व्स। ठीक है, व्हाइट कलर्ड एरिया होगा फॉर्म्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स, उसे हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। रणवीर सिंह मत समझ लेना, इट्स नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, चलो क्या हो गया इसका मतलब? टोटल क्या हो गया? टोटली मैं एक समराइज आपको बता देती हूँ। माइलिनेटेड एक्सॉन मतलब कि चारों तरफ से जब एक्सॉन कवर्ड होता है, एनवेलप्ड होता है श्वान सेल से, तो एक माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देता है, उसी को हम माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। बीच बीच में ना, माइलिन शीथ के बीच बीच में कहीं कहीं पर गैप्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम नोड्स ऑफ रैनवियर बोलेंगे। नाउ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन सिंपल है, श्वान सेल्स प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन कोई माइलिन शीथ उसमें नहीं होती है, कोई माइलिन शीथ उसमें नहीं होती है। जो ग्रे कलर का एरिया होता है बिना माइलिन शीथ वाला, उसे ग्रे मैटर बोला जाता है, और ये ज्यादातर ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में देखे जाते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखे जाएंगे। नाउ फाइनली अब हम लोग मेन मैकेनिज्म पर आ गए। मेन मैकेनिज्म देख लो किस तरह से पूरा फंक्शनिंग होती है न्यूरल कंट्रोल मतलब न्यूरल सिस्टम की। जनरेशन कैसे होगा नर्व इम्पल्स का, और कंडक्शन कैसे होगा नर्व इम्पल्स का। क्लास 10th में जब आप लोग थे लास्ट ईयर, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि इम्पल्स रिसीव करता है हमारे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला रीजन, और फिर वहाँ से इम्पल्स तो रिसीव होगा सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन पहुँच जाएगा सीएनएस में, सीएनएस सिग्नल देगा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन इफेक्टेड मसल सेल्स को गाइड करेगा कि इस तरह के एक्शन परफॉर्म करना, और इसको हम टोटली रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते थे, और यहीं पर आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता था, राइट। लेकिन यहाँ पर जब आप 11th में आ चुके हो, तो लास्ट ईयर ही मैंने आप लोगों को बोला था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईजी, है ना। तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट पढ़ लो, अंदर की बात पढ़ लो कि एक्चुअल में किस तरह से नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं और कंडक्ट होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन के, कि कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अदर। पहला होता है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा होगा एक्शन पोटेंशियल, और तीसरा होगा उस एक्शन पोटेंशियल का प्रोपगेशन होना, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इसका मेंटेनेंस होता कैसे है? तो न्यूरल मेम्ब्रेन जो है वो कंटेन करती है बहुत सारे सेलेक्टिवली परमिएबल आयन के चैनल्स। न्यूरल मेम्ब्रेन, एक न्यूरॉन है, उसके मेम्ब्रेन में, उसके चारों तरफ के कवरिंग में बहुत सारे आयन के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। आपको पता होगा सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है। कोई भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल ही होती है, यानी कि इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव इनसाइड द सेल और मूव आउटसाइड द सेल। ठीक है, एक रेस्टिंग न्यूरॉन में, रेस्टिंग न्यूरॉन का क्या मतलब हुआ कि अभी वो न्यूरॉन जो है कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है,
वो न्यूरॉन एक्साइटेड नहीं है, वो न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है। अब क्या होगा, जो उसका एक्सोनल मेम्ब्रेन है, यानी कि उसके, अब जैसे कि ये हो गया आपका पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, दिस इज डेंड्राइट्स, राइट। तो ये वाला जो एक्सॉन वाला जो पार्ट है ना, इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, एक्सोनल मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होता है आयंस के लिए और नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन के लिए। बाकी के आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल है, लेकिन सोडियम आयन के लिए बिल्कुल भी इम्परमिएबल है, वो उसे अंदर इनसाइड जाने ही नहीं देगा। ऑल्सो द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म यानी कि एक्सॉन को कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, वो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से। नेगेटिवली चार्ज कोई भी प्रोटीन होगा वो उसको एंटर करने नहीं देगा, वो उसके लिए अपना चैनल नहीं खोलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे देखो, therefore concentration of negatively charged protein in exoplasm is high and concentration of sodium plus is low, ठीक है। क्यों सोडियम प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो है और बाकी के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम आयन जो है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नियरली इम्परमिएबल, ठीक है, नियरली इम्परमिएबल है सोडियम आयन के लिए, लेकिन वो कंप्लीटली इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए। तो सोडियम आयन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का होगा एक्सोप्लाज्म के बाहर, राइट, ठीक है। चलो, जो फ्लूइड होती है एक्सॉन के बाहर वो लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है, एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस आयंस रखती है। सो ये एक तरह का आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना देता है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। क्या हुआ, मैं आपको भी समझाती हूँ कि क्या हुआ। एक्सोप्लाज्म है, यानी कि अंदर एक्सॉन है, ठीक है, अंदर एक्सॉन है और उसके बाहर का एक्सोनल वाला फ्लूइड है, ठीक है। जो एक्सॉन के बाहर की फ्लूइड है उसमें कम कॉन्सेंट्रेशन होगा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का और सोडियम का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। अंदर यानी कि एक्सोप्लाज्म के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। डिफरेंस आ गया, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ गया। एक्सॉन के बाहर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कम है या ज्यादा है? कम है, और एक्सॉन के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। एक्सॉन के बाहर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक्सॉन के अंदर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इससे क्या हो गया, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। एक डिफरेंस क्रिएट हो गया अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। डिफरेंस क्रिएट हो गया बच्चों कहां पर? अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब देखो क्या होता है, जो आयनिक ग्रेडियंट है वो मेंटेन होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन से बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसी ग्रेडियंट को मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम का पंप, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा 3 सोडियम आयंस को बाहर की तरफ और फॉर 2 इनटू द सेल, और 2 को अंदर की तरफ, 3 को बाहर की तरफ और 2 को अंदर की तरफ, जिसके वजह से आउटर सरफेस ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि पोलराइज्ड हो जाता है। अब एक बार ये पोलराइज्ड हो गया, अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों, इसी को हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। फिर से मैं बताती हूं, पहले क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन किसका किसका बढ़ा, किसका किसका घटा। एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म में
नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ था, एक्सॉन के बाहर वाले फ्लूइड में नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम था। एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम था और एक्सॉन के बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। इसके वजह से डिफरेंस क्रिएट हो गया था चार्जेस में, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहने लग गए। अब वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करती रहती है कौन? सोडियम पोटेशियम की पंप। वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो पंप क्या कर रहा है? एक्टिवली आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। कैसे? Na+ को 3 सोडियम के आयंस को बाहर की तरफ भेजने लग गया और 2 सोडियम के आयंस को अंदर की तरफ भेजने लग गया, जिसके वजह से एक्सॉन के बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया बहुत ज्यादा और एक्सॉन के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिवली चार्ज हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी एक्सॉन के अंदर वाला जो पार्ट था वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से भरा हुआ था, ठीक है, उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। अब और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया कॉन्सेंट्रेशन का, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना है। अब इतना ज्यादा डिफरेंस जो आया ना कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट में, इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हुआ रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसी को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और अब ये बिल्कुल ही पोलराइज्ड हो चुका है। अब ये बिल्कुल पोलराइज्ड हो चुका है। पोलराइज्ड मतलब क्या होता है? 2 ऑपोजिट पोल्स होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, यानी कि अभी ये चार्ज्ड हो रहा है। अब ये इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल आ गई। अब आएगा एक्शन पोटेंशियल की बारी। अब आ गई एक्शन पोटेंशियल की बारी। अब देखो क्या हुआ। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, द मेम्ब्रेन एट साइट A becomes permeable to sodium plus. This causes rapid influx of sodium and reversal of the polarity at that site. यानी कि अब क्या हो जाएगा? जैसे ही कोई इम्पल्स जनरेट हुआ, जैसे ही कोई स्टिमुलस रिसीव हुआ, कोई भी स्टिमुलस रिसीव हो सकता है, मान लो किसी ने आपको एक चाटा मार दिया खींच के, एकदम ही बहुत ही एकदम झंझना कर आपको लगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। वो स्टिमुलस आपने बहुत ही तेजी से रिसीव कर लिया। अब तो आप कोई ना कोई एक्शन लोगे ना। अब एक्शन लोगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। कैसे एक्शन लोगे आप, वो वाला प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। जैसे ही आपने उस स्टिमुलस को रिसीव किया, जो साइट A की मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल हो गई टू सोडियम आयन, जिसके वजह से एकदम ही रैपिड इन्फ्लक्स हुआ। इन्फ्लक्स मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ ढेर सारा सोडियम आने लग गया। चैनल्स तो खुले हुए थे ना थोड़ा बहुत सोडियम के लिए, अब वो सोडियम आयन अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करने लग गया, जिसके वजह से जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई। यानी पहले तो बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस थे और अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस थे। अब क्या हो गया? बाहर की तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आ गए और इनर साइड में पॉजिटिव आयंस आ गए। सो इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। पहले तो पोलराइजेशन हुआ, पोलराइज्ड हो गया न्यूरॉन, अब क्या हुआ? डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, सो जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डीपोलराइजेशन के टाइम पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिख रही है, उसी को हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे या फिर एक तरह से हम नर्व इम्पल्स कहेंगे। पहले पोलराइजेशन हुआ, फिर डीपोलराइजेशन हो गया, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया फिर से। ठीक है, डीपोलराइजेशन वाला एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब लास्ट पार्ट देखो, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब वो प्रोपगेट कैसे करेगा? एक न्यूरॉन तक तो बात पहुंच गई कि भाई ऐसा कुछ हुआ है इसके साथ, बहुत ही बुरा हो गया है। अब हम उसे प्रोपगेट कैसे कराएंगे, उसको फैलाएंगे कैसे, उस इंफॉर्मेशन को, उस स्टिमुलस को हम कैसे पहुंचाएंगे सीएनएस तक? तो एट साइट्स अहेड, यानी कि आगे के साइट्स में, साइड बी में आउटर सरफेस पॉजिटिव है, इनर सरफेस नेगेटिव है। ठीक है, पहले तो साइट ए में वैसी गड़बड़ी हो गई थी ना, साइड बी में तो अभी भी वैसा ही है। एज अ रिजल्ट करंट फ्लो करेगा ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। कैसे करंट फ्लो करेगा? नेगेटिवली ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस हो गए ना, अंदर की तरफ ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस हो गए, तो साइट ए के तरफ से साइट बी के टूवर्ड्स वो
जो इम्पल्स है वो मूव करना शुरू कर देगा। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो करेगी फ्रॉम साइड बी टू साइड ए ऑपोजिट, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्किट। हेंस पोलैरिटी रिवर्स होती है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है साइड बी में। एक्शन पोटेंशियल साइड ए में अराइव करता है साइड बी के पास, ठीक है। पोलैरिटी रिवर्स होती चली जाती है और एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट करता चला जाता है। अंदर के तरफ से क्या हो रहा है, अंदर की तरफ से साइड बी से साइड ए, बाहर अंदर की तरफ से साइड ए से साइड बी, बाहर की तरफ से साइड बी से साइड ए, और ऐसे करते करते एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट करता रहता है। चलो, द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द एक्सॉन और इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती चली जाती है। जब परमिएबिलिटी टू Na+ इज राइजिंग तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होता है और क्विकली फॉलो करता है इन राइज इन परमिएबिलिटी टू K+ आयंस। जब सोडियम आयंस के लिए परमिएबिलिटी बढ़ रही होती है तो वो बहुत कम टाइम के लिए बढ़ती है और वो तुरंत ही रिप्लेस कर जाती है बाय द परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो इमीडिएटली वो डिफ्यूज करेगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन और रिस्टोर करेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन को। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो हम लोगों ने सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। नाउ द फाइबर बिकम्स रेडी फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। अब फिर से फाइबर रेडी हो गया है कि फिर से उसको स्टिमुलस मिले और फिर से वो प्रोपगेट करे उस पर्टिकुलर इम्पल्स को, ठीक है। नाउ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है इम्पल्स का। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की बात आ गई है तो अब हम लोग सिनेप्टिक नॉब के बारे में पढ़ेंगे, सिनेप्टिक वेसिकल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, इन दिस मेम्ब्रेन जो है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिल्कुल ही चिपका हुआ, बिल्कुल ही आपस में टच करता हुआ। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है बच्चों, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है। सिनेप्स तो आप लोगों को पता है ना, सिनेप्स तो पता है, जो गैप होती है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसे हम सिनेप्स कहते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जहां से इम्पल्स ट्रैवल करते हुए आ रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जहां पर अब इम्पल्स आएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जहां से आते हुए प्री तक पहुंचा, ठीक है। सो इम्पल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन अलोंग एन एक्सॉन। आप लोगों को भी पता है डेंड्राइट से रिसीव करके सेल बॉडी होते हुए एक्सॉन के टर्मिनल में सिनेप्टिक नॉब है, वहां तक पहुंच गया, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन फास्टर होती है देन इन केमिकल सिनेप्स। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर देन इन केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम। यूजुअली ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखी जाती है और जैसे जैसे वो अडल्ट स्टेजेस में आते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत ही रेयर हो जाता है, मतलब नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद केमिकल सिनेप्स ही हो रही होती है। केमिकल सिनेप्स ओनली टेक्स प्लेस। केमिकल सिनेप्स का मतलब क्या है और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब जनरेट होगा उसके थ्रू जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा। केमिकल सिनेप्स जब हम किसी केमिकल के हेल्प से किसी भी इम्पल्स या स्टिमुलस का ट्रांसमिशन कराते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अदर न्यूरॉन। अब वो केमिकल वही केमिकल है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो आपके सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट है। अब देखो कैसे कैसे सब हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। इन दिस एक सेकेंड, ये सब एक ही है क्या? हाँ एक ही है। चलो केमिकल सिनेप्स में देखो, इन दिस देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है बिटवीन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। दोनों सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो जो प्री सिनेप्टिक रीजन है उसमें स्वेलिंग होती है जिसे सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है या हम बटन्स भी बोल देते हैं। They contain synaptic vesicle that is filled with neurotransmitter। न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम क्या हो गए? एसिटिलकोलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया। ये सारे जो केमिकल्स होते हैं
सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर भरे हुए होते हैं। बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल सिनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट होगा। सी ये क्या है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है। उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे लड्डुएं हैं, यानी सिनेप्टिक वेसिकल है। लड्डू जिस मोती से बना हुआ है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस तरीके से जब आप समझने की कोशिश करोगे क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। इम्पल्स रीच करता है एक्सॉन टर्मिनल में। एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट है सिनेप्टिक वेसिकल जो बाइंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, रिलीज करेगी न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज करेंगे अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि दोनों के बीच का वो फ्लूइड फिल्ड था। कंबाइन करता है वो रिसेप्टर्स के साथ जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और फिर ओपनिंग होगी आयन के चैनल्स की जो अलाउ करेगा आयन की एंट्रीज को, जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल एक बार जनरेट हो गया तो क्या होगा, या तो वो एक्साइटेटरी होगा या फिर वो इनहिबिटरी होगा। दो तरीके का एक्शन पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हो गया, केमिकल सिनेप्स हो गया। चलो अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंटेन करता है दो पार्ट्स, दो बेसिक पार्ट्स, दैट इज एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस कहते हैं, और एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हमारी बॉडी में ऐसी हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एक तो हमारा भेजा, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, और एक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि बैक साइड में आपके प्रेजेंट है, प्रोटेक्टेड है आपके वर्टिब्रल कॉलम से। आपको जो ये रीढ़ की हड्डी दिख रही है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ऐसा स्केलेटल पार्ट जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। अंदर में कॉर्ड प्रेजेंट है, नर्व की कॉर्ड प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी कि अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों के अलावा बॉडी में पूरे जगह जो नर्व्स फैली हुई है, जो नर्व फाइबर्स स्प्रेड हो चुकी है, जिसके वजह से आपको कुछ भी पता चलता है, महसूस होता है, आपको वो फील आता है जैसे आपने मोबाइल पकड़ लिया। अब आप आंखें बंद भी करोगे ना और आपके हाथ में कोई फोन दे देगा तो आप ऐसे टच करके बता दोगे कि ये एक मोबाइल फोन है। कैसे बता दोगे? क्योंकि आपके हाथों में जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आ भी रहे हैं कहाँ से? क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड से, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है नर्वस सिस्टम का, मतलब सीएनएस और पीएनएस का। नाउ पहले हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारा वेल प्रोटेक्टेड होता है क्रेनियल कैविटी के अंदर। क्रेनियल कैविटी यानी कि हमारा जो दिमाग है ना, ये जो आप छू पा रहे हो, दिस इज एक्चुअली स्कल। स्कल या क्रेनियम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। तो ये आपका ब्रेन नहीं है, इसके अंदर वाला पार्ट आपका ब्रेन। इसके 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर का कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होता है जिसको क्रेनियल मेनाइंजिस बोला जाता है। तीनों लेयर मतलब एक आउटर ड्यूरा मैटर, मिडिल एरेक्नॉइड मैटर और इनर पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। पिया मत पढ़ना, इसको पाया होगा, ठीक है। द सब एरेक्नॉइड स्पेस यानी कि स्पेस बिटवीन पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर वो फिल्ड होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF से। नाउ जो वेंट्रिकल्स होती है ना ब्रेन की, वो भी भरी हुई होती है CSF से, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। उनका कुछ काम है, बिल्कुल है, प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है। इंजुरीज ना हो, शॉक अब्जॉर्ब करे, और मतलब आपका ब्रेन जो है, जो इतना सॉफ्ट सा टिश्यू है, जितना सॉफ्ट सा ऑर्गन है, वो आपके स्केलेटल से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे, क्योंकि स्केलेटल हार्ड होती है, उसमें टकराना नहीं चाहिए, है ना। तो उसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी फ्लूइड में सस्पेंडेड रहता है हमारा ब्रेन। ब्रेन के 3 डिविजन्स होते हैं बेसिकली। एक होता है फोर ब्रेन जिसे प्रोजेंसेफेलॉन भी बोला जाता है। दूसरा होता है मिड ब्रेन जिसे मीजेंसेफेलॉन भी बोला जाता है।
और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन, जिसे रोम्बेनसेफेलॉन भी बोला जाता है। इस स्ट्रक्चर में देखो, इस डायग्राम में देखो, जो हमारा फोर ब्रेन है वो कंसिस्ट करेगा सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से। मिड ब्रेन बेसिकली वो रीजन होता है जो हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में कहीं पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। नाउ फोर ब्रेन, जिसे प्रेजेंसेफेलॉन भी बोला जाता है, ये सबसे एंटीरियर पार्ट होती है हमारे ब्रेन की। एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट जो सबसे आगे आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ब्रेन का, यानी यही क्या है, फोर ब्रेन है। कंसिस्ट करेगा सेरेब्रम से और डायनसेफेलॉन से। डायनसेफेलॉन यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस। चलो नाउ सेरेब्रम जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेरेब्रम जो है 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स और राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में जो ज्वाइन करने वाली नर्व फाइबर की ट्रैक्ट होती है उसे कॉर्पस कलोसम बोलते हैं, ठीक है। इट हैज 2 cerebral hemisphere held together by a tract of nerve fiber that is known as corpus callosum. Now आउटर पार्ट जो सेरेब्रम का होता है उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। उसमें बहुत सारे कन्वर्शंस आते हैं, डिप्रेशंस और कन्वर्शंस देखने को मिलते, देख रहे हो आप लोग किस तरह का डिप्रेशन है, कन्वर्जन है, मतलब नहीं घुमचाया हुआ जिसको बोलते हैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो बनता है ग्रे मैटर से। ग्रे कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। इनर पार्ट बना हुआ होता है व्हाइट मैटर से, इनर पार्ट व्हाइट मैटर से बना हुआ होगा। नाउ सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट करता है मोटर एरियाज, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया जो वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स कंट्रोल करेगा, सेंसरी एरिया जो सेंस ऑर्गन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा। सेंसरी नर्व्स आप लोगों ने पढ़ाया था ना, सेंसरी नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पर जहां पर आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो फोटो रिसेप्टर हो, गस्टेटरी रिसेप्टर हो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो, टच रिसेप्टर हो, जो भी हो, ठीक है। तो वो सारे रिसेप्टर्स के पास सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। एसोसिएशन एरिया क्या है, नीदर क्लियरली सेंसरी है ना कि क्लियरली मोटर होता है फंक्शन में, वो बीच का होता है, मतलब इंटर सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, मेमोरी और कम्युनिकेशन करवाता है बेसिकली, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज अलग अलग सेंटर्स में जो प्रेजेंट होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, वो कंट्रोल करती है इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग, आर्टिकुलेट, स्पीच एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आपको समझ में आ गया है व्हाट डज सेरेब्रम डू। सेरेब्रम वाला जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, उसका बेसिक फंक्शन, उसका मेन काम क्या है, उसका काम है आपके इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना, आपकी मेमोरी, कहते हैं ना आगे सिर में कभी चोट लग जाता है मेमोरी चली जाती है, कहीं पे सेरेब्रम में कहीं पे चोट लग गया, अगर मेमोरी वाला एसोसिएशन सेंटर पे अगर चोट लग गया है तो मेमोरी चली जाती है या फिर पार्ट ऑफ सम मेमोरी चली जाती है, ठीक है। जजमेंट, आप लॉजिकल रीजनिंग करोगे, जजमेंट करोगे कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। लर्निंग, आप जो भी याद कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जिस भी तरीके से आप बोल पा रहे हो, सोच समझ के ही बोलता है ना कोई इंसान, कोई पागल ही होता है जो बिना सोचे समझे बोलता है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि पागल हो क्या, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। तो जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं तब तक आप कुछ बोल नहीं पाओगे। अभी मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे दिमाग में वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, राइट। तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है, यानी प्रोजेंसेफेलॉन। नाउ अब हम बात करेंगे थैलेमस के बारे में। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है अराउंड विच सेरेब्रम रैप्स, ठीक है। इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, एक तरह से रिले स्टेशन बोल सकते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का रिले स्टेशन है। सेंसरी ने उसको नर्व इम्पल्स दिया और वो सारे इम्पल्सेस मोटर न्यूरॉन तक पहुंच गए। तो बीच का जो आदमी था वो कौन था, थैलेमस था, ठीक है। हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो द थैलेमस, हाइपोथैलेमस देखा जाता है, उसका फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्स्ट, प्यास लगना, भूख लगना, जितने भी इमोशंस आप फील कर पाते हो वो सारे इमोशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है, ये भी ध्यान से सुनना।
आपका हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सिक्रीशंस, हाइपोथैलेमस के सिक्रीशंस जो भी वो हार्मोन्स रिलीज करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। सो इट सिक्रीट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कंट्रोल करेगा स्लीप को, वेकफुलनेस को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, ये सारी चीजें कंट्रोल करने वाला जो आपका पार्ट है फोर ब्रेन का, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस आपके इस चैप्टर में भी प्रेजेंट है, आपके केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी प्रेजेंट है, और मैसिव रोल है इसका हमारे बॉडी में, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि मैं बता नहीं सकती। सोचो आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कब आप किसी भी तरह के इमोशंस फील कर रहे हो। एक तरह से समझ लो इंसान जो जिस बेसिस पर जिंदा है वो हाइपोथैलेमस की वजह से। अगर आपको भूख ही ना लगे तो क्या करोगे? अगर आपको प्यास ही नहीं लग रही है क्या करोगे? अगर आप कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हो क्या करोगे? जिंदा फील होगा? कभी भी नहीं होगा। तो वो जिंदा दिली जो है ना, वो आपके हाइपोथैलेमस से आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। चलो, now the inner parts of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, hypothalamus etc. together constitute करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब को। ठीक है, ये रेगुलेट करेगा सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, मोटिवेशन के लिए, इमोशंस के लिए, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, प्लेजर हो, रेज हो, फियर हो, कुछ भी हो, जितने भी इमोशंस है ये सब आपका लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है, और लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उल्टा बोल दिया। चलो बात करते हैं अब हम लोग मेसेंसेफेलॉन के बारे में, यानी कि मिड ब्रेन के बारे में। लोकेटेड होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में कहीं पर, और पॉन्स भी उसके आसपास ही प्रेजेंट होती है। एक कनाल है जिसका नाम है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, वो पास करता है थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंसिस्ट करेंगे 4 लोब से बच्चों, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो सेंट्रल है विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सेंटर है ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि मैम ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, नहीं ऑल्फैक्टरी नहीं, हाँ ठीक है, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तो हमारे नोज में प्रेजेंट होगा, और गस्टेटरी रिसेप्टर जो है वो तो हमारे टंग में प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ कि वो बेसिकली किस चीज के बारे में था। फोटो रिसेप्टर्स, यस, फोटो रिसेप्टर्स तो आईज में प्रेजेंट होंगे मैम, मैंने बोला हाँ, लेकिन आंसर दिया हुआ है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कैसे हो सकता है मैम? मिड ब्रेन कैसे होगा? मिड ब्रेन का तो ऐसा कुछ सच कोई फंक्शन ही नहीं होता। फिर मैंने देखा पूरा क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। उसमें फोटो रिसेप्टर से रिलेटेड बात नहीं की जा रही थी, उसमें सेंटर ऑफ विजुअल्स के बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, फोटो रिसेप्टर का काम सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स रिसीव करना होता है कि आपने कुछ देखा। आपने क्या देखा? मेरे सामने क्या है अभी फिलहाल? मेरे सामने है कैमरा। मैं कैमरा के लेंस में बिल्कुल एकदम ही डायरेक्टली देख रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं रिकॉर्ड की जा रही हूँ, और इस वजह से आप जब मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं आप ही को देख रही हूँ, राइट? तो फोटो रिसेप्टर जो आपके आईज में प्रेजेंट है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। पर विजुअल्स के लिए जो सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन में, वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है बच्चों। हम कैसे देखेंगे पूरी दुनिया को, उसका सेंटर, उसका कंट्रोल तो हमारे मिड ब्रेन में है। हमने क्या देखा और वो देखने के बाद हमारे बॉडी में कैसे चेंजेस आए, वो जो पार्ट है ना, वो हमारे फोटो रिसेप्टर का काम है। मैंने अभी एक बॉटल देखी,
तो मुझे लगेगा यार प्यास भी तो लग रही है, जो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हमारा हाइपोथैलेमस सोच रहा है कि अरे यार इसने तो बॉटल देख लिया है, चलो इसको बोलते हैं, इसको एक तरह से वो इमोशंस देते हैं कि तुम्हें प्यास लग रही है, तुम्हें पानी पीना चाहिए, तो मैं अभी जाके पानी पीना स्टार्ट कर दूंगी। ये बहुत ही सुपरफिशियल हो गया, लेकिन मैं पूरी चीजें जो देख पा रही हूँ ना दुनिया में, आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे सामने स्क्रीन प्रेजेंट है, मैं अपने आप को देख पा रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड हो रही हूँ, मैं हर चीज देख पा रही हूँ, मैं ये सब पढ़ पा रही हूँ, तो उसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ विजुअल्स, वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर कहीं चोट आ गई, वैसे तो पॉसिबल नहीं होता ज्यादा कि इधर कहीं चोट आ जाए, बहुत ही डीप इनसाइड मिड ब्रेन है ना बेटा, बहुत ही डीप, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है, हर तरफ से, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, पर फिर भी कोई डिसऑर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं दिखेगा, ठीक है, उल्टा सीधा कुछ बहुत ही डिस्टॉर्टेड विजन दिखने लग जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाता है। चलो, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन यानी कि रोम्बेनसेफेलॉन कंसिस्ट करेगा 3 पार्ट्स, दैट इज सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पूरा का पूरा ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है, ब्रेन स्टेम जहां से ओरिजिनेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की। सेरेबेलम, जिसको लिटिल सेरेब्रम भी बोलते हैं, छोटू सेरेब्रम भी हम इसे बोलते हैं, किसे? सेरेबेलम को। बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है जो बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, उसके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी तरह का मस्कुलर एक्टिविटी है या फिर बॉडी का पोस्चर है, कंट्रोल करना है, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ये सब काम हमारे प्यारे लिटिल सेरेब्रम का है, यानी कि सेरेबेलम का है। पॉन्स वेरोली, प्रॉन्स वेरोली, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम पॉन्स ही सिर्फ बोल सकते हैं, वो कंसिस्ट करता है फाइबर के ट्रैक्ट्स जो इंटरकनेक्ट होते हैं विथ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन से। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ आई एंड ईयर एंड रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। पॉन्स रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को और हमारे आई और ईयर की एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन फटाफट से देख लो, ये कनेक्टेड होता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड से, और इसका काम है टू कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, पेरिस्टाल्सिस एक्सेट्रा। यानी कि एक तरह से जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस है, ये सब इनवॉलेंट्री फंक्शंस है, राइट? आपके बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या आप उसको कंट्रोल कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, राइट? सिक्रीशंस, आपको आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, आपके एलिमेंट्री कनाल में खाना खाने के बाद कौन कौन से ऑर्गन्स क्या क्या सिक्रीट करेंगे, किस तरह के गैस्ट्रिक जूस निकालेंगे, ये आपके बस में नहीं है, ये आपके कॉन्शियस विल के अंडर कंट्रोल नहीं किया जाता। तो जो भी आपका इनवॉलेंट्री फंक्शन हो गया ना, समझ लो कि वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। चलिए, अब हम बात करेंगे फाइनली स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब भाई साहब, स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड नाम आ जाए तो समझ जाना कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही एक ऐसी चीज है ना हमारे बॉडी में कि अगर उसको कुछ हो गया भैया तो हमारा ब्रेन भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जय वीरू है, जय वीरू के बिना नहीं रह सकता, वीरू जय के बिना नहीं रह सकता। समझ में आया? सो इट इज एनक्लोज्ड विद इन द स्पाइनल कनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, प्रोटेक्टेड होता है मेनिंजस से, और इसके सेंट्रल कनाल होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं सीएसएफ को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, इसीलिए इसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये सेरिब्रो यानी कि आपके ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक फ्लूइड है, उसी में सस्पेंडेड है ये सारे ऑर्गन्स। आउटर व्हाइट मैटर है वहां पर ब्रेन में, आउटर ग्रे मैटर था, इनर व्हाइट मैटर था, यहाँ उल्टा होगा, आउटर व्हाइट मैटर होगा और इनर ग्रे मैटर होगा। फंक्शन है टू कंडक्ट इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कंडक्ट करेगा इम्पल्स को और कंडक्ट करेगा, पहुंचाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन से ये रिसीव भी करेगा इम्पल्सेस को। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के लिए ये सेंटर है। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी और यहाँ पर भी जो भी पढ़ रहे हो, ये सब कुछ पूरा रिफ्लेक्स एक्शन सब कुछ कंट्रोल करने वाला कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है।
अब बात करेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। बच्चों सीएनएस कंप्लीट हो चुका है। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो नर्व फाइबर्स जो पीएनएस के होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है एफरेंट नर्व जिसको सेंसरी नर्व बोलते हैं, वो इंपल्स को कैरी करेगा हमारे सेंस ऑर्गन से लेके सीएनएस तक पहुंचाएगा। एक होता है इफरेंट यानी कि मोटर नर्व या मोटर फाइबर, वो कैरी करता है इंपल्सेस को हमारे सीएनएस से हमारे मसल्स या ग्लैंड्स को, इफेक्टर मसल्स या इफेक्टर ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पीएनएस के दो डिविजन्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारे स्केलेटल मसल्स में इंपल्सेस ट्रांसमिट कराएगा। ठीक है, रिले कराएगा इंपल्सेस को हमारे सीएनएस से हमारे स्केलेटल मसल्स में। यानी कि मेरे को मन किया अभी ना किसी को एक तमाचा खींच कर मारने का, तो वो मन करना और उस एक्शन को परफॉर्म कराना, मेरे हाथों में जो सेंसेस थे जिसके वजह से मैं ये एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। जो हमारे क्रेनियल नर्व्स, हमारे स्पाइनल नर्व्स जो पहुंच रहे हैं हमारे मसल्स में, हमारे स्केलेटल मसल्स में, ताकि हम किसी भी तरह का वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म कर सके। जितना भी वॉलंटरी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऑफ पीएनएस। ठीक है, चलो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या है? जो ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को हमारे सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स में। अब मुझे नहीं पता कि मेरा इंटेस्टाइन इस टाइम पर क्या कर रहा है, हो सकता है उसमें कुछ डाइजेशन कंप्लीट हो रही हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था उसी का डाइजेशन वो कंप्लीट कर रहा हो सकता है मेरे एलिमेंट्री कनाल में अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही हो, कुछ भी हो सकता है ना। वो मेरे कॉन्शियस विल के अंदर नहीं आता, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो हो गया एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन। तो वो भी तो कोई नर्व कंट्रोल करता होगा, उसका भी तो मूवमेंट कोई नर्व कंट्रोल करता होगा। कौन कंट्रोल करता है उसे? उसे कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ पीएनएस, और उसके पास भी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पहुंच चुके हैं, तभी तो वहां पे मूवमेंट हो रही है। उसे पता है एग्जैक्टली उसे करना क्या है। ऐसा नहीं है ना कि पैनक्रियास जो है वो बाइल सिक्रीट करने लग जाएगा, है ना, लिवर जो है वो ट्रिप्सिन सिक्रीट करने लग जाएगा। उस सबको सबका काम पता है, लिवर को अपना काम पता है कि मुझे बाइल का फॉर्मेशन करना है, मुझे बाइल को पहुंचाना है गॉल ब्लैडर तक, गॉल ब्लैडर को पता है कि मुझे अपने बाइल डक्ट से उसका सिक्रीशन करवाना है, उसको भेजना है ड्यूडेनम के पार्ट तक। सब कुछ सबको पता है कि क्या करना है, लेकिन वो मुझे नहीं पता, जिसकी बॉडी है उसी को नहीं पता। तो कोई जरूरत नहीं है ना पता होने की, क्या जरूरत है? बॉडी को तो पता है कि क्या करना है। कैसे पता है? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिकली जो काम होता रहे, जरूरी नहीं है कि तुमको पता हो कि तुम्हारी बॉडी क्या क्या काम अंदर में कर रही है। ऑटोनॉमिक जो हो रहा है, ठीक है, तो वो हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेटा जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच का मेजर डिफरेंस बस ऐसा समझ लो कि सिंपैथेटिक सिस्टम में ना आप बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में होगे, आप होगे इन द स्टेट ऑफ फाइट, फियर और फ्लाइट। तीन स्टेट में हो सकते हो, या तो आपको डर लग रहा है, या तो आप भागने के फिराक में हो, या फिर आप लड़ने के फिराक में हो। एकदम ही अलर्ट मोड में जब आप रहते हो, उस टाइम पर आपकी बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है वो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि वो बॉडी को प्रिपेयर करती है टू कोप विद इमरजेंसी सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन और कोई भी डेंजर है तो ये इंक्रीज करेगी हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, कंस्ट्रिक्ट करेगी आर्टरीज को और बीपी को एलिवेट करवाएगी। ठीक है, मैंने बताया ना अलर्ट मोड में जब रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा जब भी आप अलर्ट मोड में हो, इमरजेंसी सिचुएशन में हो, स्ट्रेस के अंदर हो, आपको हार्ट पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है, आपका सांस चढ़ने लगता है, बहुत बहुत तेजी से आप सांस लेने लगते हो, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप डर रहे हो, चाहे आपको कुछ भी फील हो रहा हो, बहुत ही ज्यादा अलर्ट मोड में हो।
ठीक है। आपको भूख प्यास उस टाइम पर नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं करेगा। आप जब तक उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाते, जब तक आप रेस्टिंग मोड में नहीं आ जाते, चिल मोड में नहीं आ जाते, तब तक ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसमें बॉडी वापस से रिटर्न हो जाती है रेस्टिंग स्टेट में आफ्टर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यानी कि अब कोई स्ट्रेस नहीं है, अब आप बिल्कुल चिल हो, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हो। आपको जो भी उस टाइम पे काम करना था उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, वो काम आप कर चुके। अब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, चिल हो, बिल्कुल अपने घर पे काउच पे बैठ के आराम से मूवी देख रहे हो, मूवी एंजॉय कर रहे हो। यू हैव नथिंग लाइक टू फियर और टू फाइट और टू फ्लाइट, ठीक है। चलो, अब इस ऐसे टाइम पे आपकी बॉडी किस तरीके के रिएक्शंस शो करेगी ना। आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, बीपी एकदम ही लो टू नॉर्मल रहेगा, ठीक है। हार्ट रेट भी थोड़ा सा डिक्रीज्ड ही रहेगा, ब्रीदिंग रेट भी थोड़ा सा डिक्रीज्ड ही रहेगा, इतना ज्यादा तेज सांस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको भूख ज्यादा लग रही होगी, आपको सलाइवेशन ज्यादा होगा। अब आप सोचोगे खाने के बारे में, यार बोर हो रहे हैं, छोले भटूरे मिल जाता तो बढ़िया रहता, है ना। ये सारी चीजें होगी तो क्या क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा हार्ट बीट, आर्टरीज डायलेट हो जाएगी, लोअर हो जाएगा बीपी आपका, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। चलो, तो बच्चों ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। एक सेकेंड, हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में दूसरे किसी ह्यूमन फिजियो के चैप्टर के साथ। मोस्ट प्रोबेबली मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट करवाऊंगी आप लोगों को, और उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन कराऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया, तो प्लीज लाइक कर देना सेशन को। बहुत मेहनत से 1 घंटे के अंदर आप लोगों को सब कुछ समराइज करके समझाने की कोशिश की है मैंने, और कहीं से भी अगर ये हेल्पफुल हुआ आप लोगों के लिए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो प्लीज लाइक कर देना सेशन को, कमेंट कर देना जो भी अच्छा लगा, जो भी नहीं अच्छा लगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, प्लीज जस्ट कॉमेंट इट। और अगला चैप्टर बहुत जल्दी कल ही आ जाएगा आप लोगों के पास, सो डोंट वरी अबाउट इट। पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी अब आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है। सो मिलते हैं अब हम लोग अगले सेशन में। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।